इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है ये बच्चों में सीवियर लक्षण प्रोड्यूस करता है, सीवियर बीमारी का रूप ले लेता है। लेकिन ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को भी ट्रीट करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं और दवाइयाँ मौजूद हैं। और अभी तक जिन भी बच्चों में बहुत ही रेयरली ये सिंड्रोम देखा गया है, उन बच्चों में एग्जिस्टिंग दवाइयों और प्रोटोकॉल के साथ हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, अगर हम उनको टाइमली डायग्नोज करके ट्रीट कर लेते हैं तो। अब ये सब चीज़ें जानते हुए आने वाली थर्ड वेव के लिए क्या प्रिपरेशंस करनी है, तो जहाँ तक सरकारों, डॉक्टरों, हॉस्पिटल्स का सवाल है, बच्चों के लिए अलग से सेपरेट आईसीयूज रेडी किए जा रहे हैं। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट में, उसमें भी बच्चों के लिए डेडिकेटेड आईसीयूज बन रहे हैं। और जो प्राइवेट सेटअप्स हैं वहाँ पे भी जो आईसीयूज एग्जिस्टिंग हैं बच्चों के लिए, उनको भी आने वाली थर्ड वेव के लिए रेडी रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारी को टैकल करने के लिए भी हमारे पास डेवलप हो चुके हैं। सो वो सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं अब हमारे पास एग्जिस्टिंग है, टेस्टेड है, ट्राइड है। सो इसलिए कभी अगर थर्ड वेव आती है और बहुत रेयरली किसी बच्चे को सीवियर डिसीज होती है, तो हमारे पास उसको ट्रीट करने के लिए सुविधाएं और उपलब्ध है। अब आते हैं कि बच्चों में कोरोना का वैक्सीनेशन, इसकी भी न्यूज़ हम सुन रहे हैं कि कुछ वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों में कोविड की वैक्सीन आने वाली है। तो डेफिनेटली कुछ जो इंडियन वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें से कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों के लिए स्टार्ट हो गया है। ट्रायल कंप्लीट होने में जनरली 5-6 महीने का समय लगता है, तो हमारे पास जो है दिसंबर या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी तक बच्चों के लिए वैक्सीन ज़रूर आ जाएगी। और जब भी वैक्सीन आएगी तो हमें बच्चों को वो वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि जब भी वो लाइसेंस उस वैक्सीन को मिलेगा बच्चों में लगने के लिए, तो उसकी सेफ्टी एस्टैब्लिश हो चुकी होगी, तो सेफ्टी के लिए कंसर्न नहीं रहना है। और लगाना इसलिए है कि अगर मान लें कि 1% बच्चों में भी सीवियर डिसीज हो रही है, तो हमें उस 1% बच्चों को भी बचाना है। इसलिए जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो, बच्चों को हमें वैक्सीनेट करना है। अब सवाल उठता है कि ये तो हमने देख लिया कि सेकेंड वेव में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा थे, थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है क्योंकि थर्ड वेव ज़्यादा सीवियर नहीं होती। बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए? पवन जी, शायद किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे ऑफ करने के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने माइक को ऑफ कर लें, क्योंकि डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है थोड़ी। प्लीज़ आप लोग माइक अपना ऑफ कर लें। हाँ जी, तो बच्चों में कोरोना वायरस प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। SMS और मास्क। प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज। डॉक्टर साहब की बात सुनने दीजिए। डॉक्टर साहब कंटिन्यू। थैंक यू। बच्चों में कोविड इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का सिंपल तरीका है SMS। ये सबको पता है, सब 1-1.5 साल से हम ये सुन भी रहे हैं, लेकिन जो चीज़ सुनने में ज़्यादा आसान लगती है, शायद पता नहीं क्यों हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है कि हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि सबको लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी है, तो सब कर रहे हैं। तो जो ईजी है, जो सब कर सकते हैं, वही सबसे इफेक्टिव है। इसके अलावा जितनी चीज़ें आप सुनते हैं कि ये दवाई खा लीजिए, वो दवाई खा लीजिए, फलाना थेरेपी कर लीजिए, स्टीम ले लीजिए, इन सब चीज़ों के पीछे ना जाके अगर हम सिंपल हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, तो हम बच्चों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे प्रैक्टिस करना है? आप पब्लिक प्लेसेस पे बच्चों को ले जाना अवॉइड करें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलेगा तो फिर वापस से हमारी चौपाटियाँ और पब्लिक मार्केट्स खुलेंगे, तो वहाँ पे जाना अवॉइड करिए। ग्रुप प्ले, एक क्लोज स्पेस में ग्रुप प्ले अवॉइड करिए, और सोशल गैदरिंग्स, पब्लिक फंक्शंस में बच्चों को ले जाना अवॉइड करिए। हैंड वॉशिंग करिए, मास्क लगाने के लिए आप खुद भी लगाइए, बच्चों को भी लगाइए। यही तरीके हैं जिससे हम कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बच्चों में प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगर मान लें कि सब हमने SMS किया, तीनों प्रैक्टिसेस अच्छे से करी, उसके बाद भी बच्चे को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए, तो हम कैसे पता करें? क्या हम
पता कर सकते हैं कि जो बच्चे को बुखार आ रहा है वो कोरोना की वजह से आ रहा है या किसी और वजह से आ रहा है। तो इसका आंसर है सिर्फ बुखार के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये आने वाला बुखार कोरोना वायरस की वजह से है या किसी और इन्फेक्शन की वजह से है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी बच्चे को बुखार आ रहा है और खासकर साथ में कोई और फैमिली मेंबर है जिसको बुखार है या पहले पिछले 10-15 दिनों में बुखार हो चुका है या कोविड हो चुका है, तो आप उसको लाइटली डालें। आप हमेशा बच्चों का टेस्ट कराएं। हम हमेशा बच्चों का टेस्ट कराने से घबराते हैं। ठीक है, टेस्ट कराने से आपको घबराना नहीं है। कई पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि 1-2 दिन दवाई लेके देख लें क्या। दवाई बिल्कुल दवाई ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन दवाई देने से बीमारी की डायग्नोसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आने वाला बुखार कोविड की वजह से है तो हमें एक ही तरीका है पता करने का कि वो किस वजह से बुखार आ रहा है, वो है टेस्ट। और टेस्ट हम क्या कराते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR। जो टेस्ट एडल्ट्स में हो रहे हैं वही टेस्ट बच्चों में होते हैं और उन्हीं टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में जो लक्षण है वो बुखार जो है वो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से। अब सवाल उठता है कि बच्चों में लक्षण क्या है। तो बच्चों में लक्षण है बुखार, सूखी खांसी, सिर में दर्द होना, उल्टियां आना, किसी किसी बच्चे में पेट में दर्द होना और दस्त होना। ठीक है, ये कॉमन लक्षण है। आप इन लक्षणों को कोविड के लक्षण भी ऐसे ही होते हैं। तो किसी भी बुखार में, किसी भी जनरल और वायरस की इलनेस में भी बच्चे इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो आप लक्षणों को ध्यान में रखिए कि किसी एक लक्षण के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कोरोना की वजह से बुखार आ रहा है या किसी और कारण से। इसलिए हमेशा जब भी ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले तो हमेशा आप एक पॉसिबिलिटी मन में रखिए कि हमें कोविड का टेस्ट कराना है। अब सवाल है कि टेस्ट कब कराना है। टेस्ट हमें तब कराना है जब बच्चों को मैंने जो लक्षण बताए वो लक्षण मौजूद हैं तो कराना है, या फिर कोई घर में कोविड पॉजिटिव मरीज है जिसका अभी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है तब कराना है, या फिर बच्चे को जो आने वाला बुखार है वो 3 दिन से ऊपर परसिस्ट कर रहा है तो हमें बच्चे का टेस्ट कराना है। ठीक है, अब चलते हैं कि कई बार अभी पिछले 1-2 महीनों में ये देखने को मिला कि बहुत सारे फैमिलीज में कुछ लोग पॉजिटिव आए, कई बच्चे भी पॉजिटिव आए। तो बहुत सारी क्वेरीज होती थी कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो अलग अलग सिचुएशंस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई माँ है जिसको कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव आ गई और साथ में बच्चा है, बच्चा भी पॉजिटिव है, उस केस में क्या करना है। क्या माँ और बच्चे को अलग रखना है या साथ में रखना है, बच्चे को फीडिंग करानी है, नहीं करानी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है कोविड की वजह से और माँ अपना और बच्चे का देखभाल कर सकती है तो माँ और बच्चे को साथ में रखना है, उन्हें अलग अलग नहीं रखना है। अगर बच्चा छोटा है, 1 साल से कम का है और माँ के दूध पे है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, बच्चे को कोविड नहीं फैलता और मदर को अगर कोविड है तो भी मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है मास्क लगा के और प्रॉपर हाथ सैनिटाइज करके ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है। अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। अगर मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है तब क्या करना है। उसका भी आंसर सेम है कि अगर मदर पॉजिटिव है और बच्चा बहुत छोटा है जो माँ के बिना नहीं रह सकता तो उसको माँ के साथ ही रखना है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो माँ बच्चे को मास्क पहन के हैंड सैनिटाइज करके ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। अगर बच्चा बड़ा है, घर के किसी और सदस्य के साथ रह सकता है, घर का कोई और सदस्य बच्चे की टेक केयर कर सकता है तो आप बच्चे को माँ से आइसोलेट कर सकते हैं अगर मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है तब। तीसरा सिनेरियो है कि बच्चा पॉजिटिव है और दोनों पेरेंट्स जो है वो कोविड नेगेटिव है तब क्या करना है। तो बच्चा पॉजिटिव है, पेरेंट्स नेगेटिव है तो पेरेंट्स को प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके बच्चे की केयर करनी है। अगर बच्चा घर में है तो भी और अगर बच्चा हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो भी। तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है,
ग्लव्स पहन सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, फेस शील्ड लगा सकते हैं। इतना इक्विपमेंट घर पे काफ़ी है। ये पहन करके आप अपने कोविड पॉजिटिव बच्चे की केयर घर पे कर सकते हैं। और अगर बच्चे को एडमिट करना पड़ रहा है हॉस्पिटल में, तो भी इन्हीं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ आप बच्चे के साथ हॉस्पिटल में रह के उसकी केयर कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी बच्चे को जिसमें कोविड के लक्षण है या उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रखना है, दादा दादी नाना नानी से दूर रखना है, क्योंकि जो ओल्डर एज ग्रुप है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है सीरियस डिसीज डेवलप करने के लिए। और जनरली बच्चों का दादा दादी का लगाव ज़्यादा होता है, वो आपस में मिक्सअप ज़्यादा होते हैं। पेरेंट्स वर्किंग हैं तो बच्चे घर पे दादा दादी के साथ होते हैं, तो उस केस में बच्चे जो है अपनी बीमारी दादा दादी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ओनली दैट केस आपको ग्रैंड पेरेंट्स को सेफ्टी को कंसर्न करते हुए बच्चों को उनसे दूर रखना है। अब अगले सवाल में आते हैं कि मास्क का क्या करें। क्या मास्क पहनाना है बच्चों को? बिल्कुल पहनाना है, लेकिन 2 साल से नीचे के बच्चों को, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 साल से कम के बच्चे मास्क को प्रॉपरली लगा नहीं सकते, प्रॉपरली उसको पहन नहीं सकते, है ना। और समटाइम्स वो उनके लिए थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है अगर उन्हें कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उस वजह से। तो इसलिए 2 साल से नीचे के बच्चों को मास्क नहीं लगाना है, उसके ऊपर के सभी बच्चे मास्क लगा सकते हैं। फिर कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्या बच्चे सीरियस हो सकते हैं कोरोना इन्फेक्शन से? तो बहुत कम 1 से 2% बच्चे जो हैं सीरियस हो सकते हैं, जिन्हें आईसीयू में ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। और ऐसे बच्चे जो आईसीयू में एडमिट होते हैं उनमें भी बहुत अच्छी रिकवरी देखी गई है। तो अगर वो सीरियस होते भी हैं तो घबराने की बात नहीं है। प्रॉपर और टाइमली केयर के साथ बच्चे जो हैं आईसीयू केयर के साथ बाहर आ सकते हैं। अब सवाल है कि कौन से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रोन है सीरियस डिसीज डेवलप करने के लिए। तो अगर किसी बच्चे को कोई पहले से बीमारी है हार्ट की, कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें किडनी या लिवर की कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी होती है, अगर ऐसी कोई बीमारियां पहले से हैं बच्चे में, तो उनमें सीरियस बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर किसी बच्चे को इम्यूनिटी लो है, अब कई पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि इसको बार बार सर्दी हो जाती है, इसकी इम्यूनिटी लो है। बार बार सर्दी होना लो इम्यूनिटी का लक्षण नहीं है। बार बार सर्दी होना ये बताता है कि जब भी कोई नया इन्फेक्शन होता है आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है और आपकी बॉडी लक्षण प्रोड्यूस करती है सर्दी बुखार इसके फॉर्म में। तो ये आपकी इम्यूनिटी एक्टिव होने का लक्षण है। इम्यूनिटी लो होने का लक्षण क्या है? मुझे सीरियस इन्फेक्शन हो जाएगा बिना किसी लक्षण के, बिना बुखार आए मुझे निमोनिया हो जाएगा, बिना बुखार आए मुझे ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा और मुझे ऊपरी तौर पर कोई लक्षण दिखेगा नहीं। ये होती है लो इम्यूनिटी। तो ऐसी लो इम्यूनिटी जो है जिन बच्चों को कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है उनमें देखी जाती है, या फिर कुछ बच्चे जो HIV से संक्रमित हैं उनमें देखी जाती है, या फिर कुछ बच्चों में इम्यूनिटी की जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो बर्थ से प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दोज जेनेटिक डिफेक्ट्स। उन बच्चों में लो इम्यूनिटी होती है और ऐसे बच्चे सीरियस इलनेस कोविड की वजह से डेवलप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने रेड से मार्क कर रखी है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है यानी मोटापा, ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है बच्चों में कोविड की वजह से सीरियस बीमारी डेवलप होने का। और अभी आप लोगों को सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में मैंने देखा है कि बच्चों का वजन बहुत रैपिडली बढ़ा है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूल बंद होने के साथ साथ बच्चे सारा दिन घर में रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद टीवी में एंगेज रहते हैं, कार्टून्स देखते हैं, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट सबकी निल हो चुकी है। इस वजह से बच्चे वेट गेन कर रहे हैं। तो इस समय आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि आपका बच्चा ओबेसिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, ओवरवेट तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि अगर हम आगे आने वाली समय में थर्ड वेव फेस करते हैं तो ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से बच्चों में सीरियस बीमारी हो सकती है। तो बच्चों के वजन को उसकी उम्र के हिसाब से जो ग्रोथ चार्ट्स आती हैं, जो आपके पीडियाट्रिशियन आपके डॉक्टर आपको बता देंगे, उस ग्रोथ चार्ट के हिसाब से बच्चे का वजन एप्रोप्रिएट होना चाहिए। बच्चे को मोटापे से हमें बचाना है,
जंक फूड्स से बचाना है, फिजिकल इनएक्टिविटी से बचाना है, तो डाइट पे ध्यान दीजिए और उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। पार्क में ग्रुप में नहीं खेल सकते, पर माता पिता के साथ आइसोलेटेड आउटडोर एक्टिविटी तो कर सकते हैं। और जनरली हम अपनी व्यस्तता की वजह से और अपनी अनिच्छा की वजह से बच्चों को बाहर लेकर के नहीं जाते और कार्टून और मोबाइल्स में बिजी कर देते हैं। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स जो है वो अपनी अनिच्छा की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रमोट नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अब सवाल आता है कि अगर मेरे बच्चे को कोविड के लक्षण हैं तो मैं कब कैसे समझूंगा कि वो लक्षण सीरियस हो रहे हैं, कब मेरे को समझ में आएगा कि बच्चे के अंदर गंभीर बीमारी डेवलप हो रही है। अगर आपके बच्चे को बुखार है और उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो आपको ये देखना है कि क्या बुखार 4 से 5 दिन से ऊपर खिंच रहा है। अगर 4-5 दिन से ऊपर बुखार खिंच रहा है तो वो गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। हो सकता है कि आपका बच्चा बुखार उतरने के बाद भी सुस्त रहता हो, खाना ना खाता हो, ठीक है, तो वो गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर बच्चे की सांस तेज चल रही है, उसकी सांस चढ़ी हुई है, तो वो गंभीर बीमारी का लक्षण है। और आप घर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे आ रहा है, तो वो गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर आपके बच्चे को कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक डिसीज है, जैसे किसी बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, किसी बच्चे को कोई लिवर की बीमारी होती है, किसी बच्चे को हार्ट की बीमारी होती है, और उस क्रॉनिक डिसीज के लिए बच्चा कोई ट्रीटमेंट ले रहा है और साथ में उसको कोविड हो गया, तब क्या करें? अगर आपके बच्चे को किसी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए कोई भी दवाई चल रही है, तो कोविड होने पे उस दवाई को बंद नहीं करना है। वो दवाई एज इट इज आपको कंटिन्यू रखनी है और आपके डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है कि अब कोविड हुआ तो इस दौरान हमें क्या करना है, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि अगर बच्चे को कोविड हो जाए तो मैं घर पे क्या कर सकता हूँ। तो घर पे आपको ये करना है कि बच्चे का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। जब भी बुखार आता है, कितना पीक किया बुखार का, क्या टेम्परेचर था, किस समय पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, वो नोट डाउन करना है एक डायरी में। हर 6 घंटे में एक पल्स ऑक्सीमीटर से बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करना है। और जब कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते समय आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत छोटे बच्चे हाथ में पल्स ऑक्सीमीटर लगाने नहीं देते, या आपने ज़बरदस्ती लगा भी दिया तो कॉन्स्टेंटली वो हाथ हिलाते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में पल्स ऑक्सीमीटर में गलत रीडिंग आती है। तो ज़्यादातर केसेस में आप ये देखिए कि अगर बहुत छोटा है बच्चा तो सोते समय उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन रिकॉर्ड करिए, ताकि मूवमेंट बहुत कम हो। और बड़ा कोऑपरेटिव बच्चा है तो भी बिना मूवमेंट किए हाथ पे फिंगर प्रोब लगा के आप उसका पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन मेजर करिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपके हाथ में, बच्चे के हाथ में नेल पॉलिश लगी हुई है, तो जिन उंगलियों में नेल पॉलिश लगी है, अगर आप उन उंगलियों में पल्स ऑक्सीमीटर लगा के सैचुरेशन चेक करेंगे तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो गड़बड़ आएगा। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ सकता है। आप सोचेंगे कि कोविड की वजह से कम आ रहा है, जबकि वो नेल पॉलिश की वजह से कम आ रहा होगा। तो कभी अगर ऐसा हो तो हमेशा नेल पॉलिश रिमूव करके उस फिंगर में आपको पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करना है। और क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है तो आपको पैरासीटामोल देनी है। पैरासीटामोल के अलावा और कोई बुखार की दवा नहीं देनी है। कोविड में पैरासीटामोल ही सबसे सेफ दवा है। फिर बच्चे की डाइट पे ध्यान देना है, हल्का खाना खिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स उसको देने हैं ताकि शरीर के वाटर लॉसेज हो रहे हैं वो हम रिप्लेस कर पाएँ। साफ सफाई का ध्यान रखना है और ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए कुछ समय के लिए आप विटामिन सी और जिंक बच्चे को दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि भाई ये तो हो गई कि आप पैरासीटामोल देना है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, कोविड के लिए क्या देना है। तो कोविड के लिए जो बच्चे होम आइसोलेशन में हैं, जिनको माइल्ड इलनेस है, आपको कुछ भी नहीं देना है पैरासीटामोल के अलावा। आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फेविपिराविर, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इन सारे ट्रीटमेंट का कोविड में कोई भी फायदा नहीं होता है। अभी तक के जो हमारे पास एविडेंसेस हैं वो इन सब दवाइयों की यूज़ को कोविड के लिए बच्चों में सपोर्ट नहीं करते हैं।
माइल्ड केसेस जो घर पे हैं वो सिंपल पैरासीटामोल और सपोर्टिव केयर के साथ ही इम्प्रूव हो जाते हैं, उससे ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके बच्चे को कोरोना हुआ और अब बच्चा जो है उसका रूटीन वैक्सीनेशन भी उसी समय पे ड्यू है, तब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके बच्चे को कोविड हुआ है तो आपको देखना है कि आपके बच्चे में कोविड से आने वाले जो लक्षण थे अगर वो अभी परसिस्ट कर रहे हैं तो अभी आपको वैक्सीनेट नहीं कराना है। जिस दिन से बच्चे के लक्षण चले गए, जब यानी कि आपका बच्चा एसिम्प्टोमेटिक हो गया, उस दिन से 2 हफ्ते आपको वेट करना है। आखिरी दिन जिस दिन लक्षण आए थे वो दिन देख लीजिए और वहाँ से 2 हफ्ते का गैप मेंटेन करिए और 2 हफ्ते के बाद आप बच्चे को वैक्सीनेट करा सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं एग्जांपल दे के समझाऊं तो आज की तारीख है 26 तारीख, आपके बच्चे को कोरोना पॉजिटिव आया मान लीजिए 20 मई को, आज 26 मई को बच्चे को कोई लक्षण नहीं है, ना बुखार आ रहा है, ना सर्दी है, ना खांसी है, आज बच्चा एकदम ठीक हो गया, तो आज के दिन से 14 दिन वेट करके आप 10 जून को बच्चे को उसका रूटीन वैक्सीनेशन दिलवा सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है कोविड की वजह से और उसको स्टीरॉइड्स या टोसिलिजुमैब या प्लाज्मा थेरेपी ऐसी कोई भी दवाई देनी पड़ी है, तब आपको 3 महीने के लिए वैक्सीनेशन डिले करना है। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद कम से कम 3 महीना वेट करके फिर उसका रूटीन वैक्सीनेशन बच्चे को दिलवाना है। अब अभी रिसेंटली जब से 18 प्लस के वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए हैं कोरोना के लिए, तब मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि भाई हमारा बच्चा छोटा है और बच्चे की माँ जो है बच्चे को अभी ब्रेस्ट फीड करा रही है, दूध पिला रही है, तो क्या वो कोरोना की वैक्सीन ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए अलाउ कर दिया है। तो अब आप सेफली जो है कोविड वैक्सीन जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो लगवा सकते हैं। प्रेग्नेंट मदर्स के लिए अभी भी कोविड वैक्सीन लगवाने का रिकमेंडेशन नहीं आया है, तो जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो अभी वेट करें वैक्सीनेशन के लिए, एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो कोविड की वैक्सीन ले सकती हैं। सो ये कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रिपेयर किए थे आप सबके लिए, जो कॉमनली मेरे सामने आते हैं पेरेंट्स के द्वारा। इसके अलावा अगर आप सबके मन में और कोई सवाल हो तो आप अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद सर। और मैं अभी सभी पेरेंट्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, यदि उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो एक एक करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। किसी का कुछ? नमस्कार सर, मैं राजीव त्रिपाठी सेक्टर 27 से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सभी लोगों को बताया, और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप नया रायपुर में हैं, तो हम सभी लोगों के लिए वैसे ही एक उत्साह का कारण रहता है कि बाद में डॉक्टर सर इसमें लगभग चीजें आपने स्पष्ट कर दिया। एक चीज जो बता रहे थे कि विटामिन सी या जिंक दे सकते हैं बच्चों को, हाँ, वो कितने दिन देना होगा सर अगर किसी को कभी देना होगा? विटामिन सी और जिंक आपको तब देना है जब बच्चे को कोविड के लक्षण है, बच्चे का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। प्रिवेंट करने के लिए नहीं देना है कि कोविड ना हो इसलिए हम विटामिन सी दिए जा रहे हैं बच्चे को। और जब कभी भी लक्षण आते हैं, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो 15 से 20 दिन के लिए आप विटामिन सी और जिंक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। और कोई पेरेंट्स यदि क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़। सर हेलो, हाँ बताएं। गुड इवनिंग सर, नमस्ते, thank you so much for so enlightening on this topic, sir. So regarding this, as you said, weight is a crucial factor. If अगर बच्चे relatively obese नहीं है और healthy है, then probability रहेगी कि infection होने का chances कम रहेगा relatively. हाँ, इन्फेक्शन होने का भी गंभीर डिसीज होने का है ना। इन्फेक्शन तो किसी भी बच्चे को हो सकता है अगर हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा तो, लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद जो बीमारी के गंभीर लक्षण हैं, गंभीर लक्षण उन बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं जिनका वजन ज़्यादा है, जो ओबीज है ना। तो बेसिकली एक रिस्क फैक्टर है गंभीर बीमारी होने के लिए।
ओके, वो सिवियरिटी में वो थोड़ा सा बेटर है। ओके। हाँ, सीवियरिटी जो है बीमारी की बढ़ सकती है अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है तो। और थैंक यू सर। एंड फर्दर सर, प्रिकॉशनरी तौर पे वी शुड नॉट, मतलब ज़्यादा विटामिन या ZN20 और वो सब वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं, जो डाइट है आपको प्रिकॉशनरी आपको विटामिन सी या ऐसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशंस सिर्फ 3 जो एक निमोनिक याद रखिए, SMS, ठीक है। S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क एंड S फॉर सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन। बस यही है प्रिवेंशन का सबसे इफेक्टिव तरीका, यही है। हमने जैसे ही अपने ये 3 प्रैक्टिसेस छोड़ी, हमारे जो है वेव बढ़ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा जनवरी जैसे ही नया साल आया, लोगों को एक साइकोलॉजिकल वो हुआ कि कोविड चला गया, जबकि कुछ भी ऐसा हुआ नहीं था, है ना। एवरीबडी वाज एंजॉयिंग। कई लोग बाहर ट्रैवल कर रहे थे, कई लोग मार्केट प्लेसेस पे जा रहे थे, पब्लिक प्लेसेस पे घूम रहे थे। फिर धीरे से क्या हुआ, आपकी ये प्रैक्टिसेस 1-2 महीने चली तो मार्च अप्रैल में आपने सीवियर वेव फेस करी। तो ये हमारी ही उसका नतीजा है कि जब हम अपने प्रैक्टिसेस को लाइटली लेते हैं तो ये वायरसेस जो है वो जल्दी फैलना स्टार्ट करते हैं, फिर वेव की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, वी आर मेकिंग मोर आवरसेल्फ प्रोन, ज़्यादा अपने आप को प्रमोट। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं झारखंड धनबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है। अच्छा सर, ये क्या ये कफ वाली जो टेंडेंसी है, हाँ, इसका कोरोना से संबंध है क्या? कफ वाली टेंडेंसी बच्चों में? जी हाँ। बच्चों में बार बार खांसी आना, इसका 16 प्लस करीब हो चुका है। हाँ, तो कफ वाली टेंडेंसी हो सकता है कि निकलता है, कफ थोड़ा सा निकलता है लेकिन पूरा निकल नहीं पाता है, खसखस करते रहता है। देखिए, हो सकता है कि उनको एलर्जिक कफ हो सकता है उनको एस्थमा हो, ठीक है ना। तो ये प्री एग्जिस्टिंग जो बीमारियां हैं ये कोविड का लक्षण नहीं है। लेकिन अगर रिसेंटली किसी को खांसी चालू हुई है, साथ में बुखार आ रहा है, तो ज़रूर वो कोविड का लक्षण हो सकता है। ये प्रॉब्लम थोड़ा पहले से भी था, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए कि जो आपका पहले से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए आपको दमा की प्रॉब्लम है, तो आपको मेडिकेशंस अपनी ऑप्टिमाइज करानी चाहिए ताकि उसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि अगर आपकी पुरानी बीमारी बढ़ी हुई रहेगी और उस समय पे आपको इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन के लक्षण ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस हैं। तो जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है उसको कम करना है। दूसरी चीज़, जिन भी बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती है या दमा के लक्षण होते हैं, उनको फ्लू की वैक्सीन हर साल दिलवानी चाहिए ताकि आप जो फ्लू से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उससे उनको बचा सकें। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कभी हमें फिर से बुखार खांसी बढ़ी, तो हम ये श्योर हो पाएंगे कि हाँ, फ्लू के लिए तो वैक्सीनेट करा रखा है, तो ये फ्लू नहीं हो सकता, तो हमें कोविड का टेस्ट कराना है। ठीक है, क्योंकि फ्लू और कोविड के लक्षण जो है एक जैसे होते हैं, तो हम उससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बट अगर हम वैक्सीनेटेड हैं फ्लू के अगेंस्ट में और उसके बाद भी हमें लक्षण आ रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कोविड की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। मैं आई? धन्यवाद जी बताइए पायल जी। जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, अभी जो कोरोना के केसेस हैं वो लगभग हर घर में ही देखे गए हैं, लेकिन सर कुछ घर में ऐसे थे जहां इनका इफेक्ट बहुत ही बड़े लेवल पे था, या लगभग सभी मेंबर इसमें से मतलब पॉजिटिव थे। तो क्या अभी भी हमको अपने बच्चों से उनसे दूर रखना है कि क्या सेफ्टी बरतनी है उसके लिए सर? देखिए, सेफ्टी ये बरतनी है कि आप अगर आपके घर के आसपास किसी को कोविड हुआ है ना, और अब वो रिकवर हो गए हैं, अब जो भी जितनी भी सीवियरिटी थी, जितने भी मेंबर्स अफेक्टेड थे, अब सब रिकवर हो गए हैं, तो अब उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इनसे हमें कोविड हो जाएगा। पहली चीज़ है ना, ऐसा कोई उनके अगेंस्ट में स्टिग्मा नहीं करना है, उनसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि इनसे कोविड हो सकता है, क्योंकि अब वो रिकवर कर गए हैं। अब एक बार रिकवर कर गए तो वो कोविड दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लेकिन ये सोच करके हम जाकर के सबसे मिक्सअप हो, ये नहीं कर रहा है। अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि ये हर बार जब भी कभी पैंडेमिक्स आते हैं तो ये देखा गया है कि हर पैंडेमिक में दूसरी और तीसरी वेव आती है। ठीक है, तो अभी भी हम पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, ये पूरा दौर निकला नहीं है। तीसरी वेव आके जाते तक हो सकता है कि 1 साल और बीत जाए। तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन की, हमें 1 साल और जारी रखनी है।
और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी फैमिली मेम्बर के घर जाते हैं या हमारे पास कोई फैमिली मेम्बर आता है, रिलेटिव आता है मिलने के लिए, हमें लगता है कि ये तो हमारे नियर एंड डियर वन है, इन्हें नहीं हो सकता कोविड, इन्हें लक्षण नहीं हो सकते, तो हम उनके साथ कैजुअली बिना मास्क के बैठ जाते हैं। अभी ये समय है कि आप अगर किसी के घर जाते भी हैं कुछ समय के लिए मिलने बैठने के लिए, तो मास्क लगा करके बैठिए। आपके घर भी कोई आता है तो पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करिए कि घर के अंदर भी मास्क लगा के बैठें, अच्छे से वेंटिलेटेड रूम में बैठें। इसी तरीके से हम प्रिवेंट कर पाएंगे, है ना। रैंडमली सड़क में घूमते हुए आपको कोरोना नहीं होता। जब आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक नॉन वेंटिलेटेड एरिया में बैठते हैं तभी आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन होगा, और उसी समय हम ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं कि नहीं यार इसको तो नहीं होगा, तो इससे हमको कोई रिस्क नहीं है ना। तो जनरली हम जिन्हें सोच रहे होते हैं कि इनसे हमें रिस्क नहीं है, उनसे ही हमें होने का ज़्यादा रिस्क होता है। जी, थैंक यू। Excuse me, sir. जी, So, if I'm having regularly, I'm having cough after taking medicines also. So, what should I do? what is your age So, my age is 12. and since how long you are having cough regularly? Since 1.5 years. 1.5 year. And at what time of the day do you have more cough? During night, early morning, or throughout the day? So, throughout the day. Throughout the day. So बेटा देखो दो तीन चीज़ें हैं. It is quite possible that you might be allergic to something. हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी asthmatic tendency हो. So whatever treatment you are taking, वो आप एक बार जिनसे भी आपने ट्रीटमेंट लिखवाया है रिव्यू करवा लीजिए कि अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो क्या ये एलर्जी या एस्थमा की वजह से तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके और दवाइयों को ऑप्टिमाइज करके हम तुम्हारे खांसी जो है, तुम्हारा कफ जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर दैट आपको एक बार आपके डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। Okay, sir. एनी पर्सन यदि कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारा जो टोटल वीडियो है, ये टोटल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल जो भूषण अक्षरम का यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल होगा। और आप लोगों ने डॉक्टर प्रांकुर पांडे की तरफ से भी कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे और हमारे साइड से भी जो ICMR के क्वेश्चन हैं वो मैं आप सबको भेज दूंगा। कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन कोई हो तो और आप एक आध लोग पूछ सकते हैं प्लीज़। Pranokar sir, Nivendra Singh Jala here. I would like to one question that as you mentioned in your speech, feeding mother can get these vaccinations. Can you share that government approvals? Because recently we did not hear such type of that approvals from government authority. As you know that there is everywhere some scarcity of that vaccines in each and every state, and in each and every city is that here. So kindly can you circulate that circular if you have that circular government authority circular, then it will be really helpful to that all of us feeding mother. See, that circular has been given to all the government authorities who are concerned with the vaccination. And being a doctor, I am aware of it that the government has allowed the vaccination for lactating women, but that is not available for circulation at social media, so I can't help you with that. But if you go at any vaccination center, they will inform you about that they have got the guidelines and what they are doing for vaccination. Since we have shortage of vaccine supply right now, as soon as the supply is in adequate numbers, they might be vaccinating every person who is getting registered. But still, if you want to check, you can go to CoWIN portal of the government, or you can download that app which we are using. I forgot the name of that app. आरोग्य सेतु। Arogya Setu. Arogya Setu has the CoWIN portal, and there you can go and check the eligibility for vaccine. And there you will get the update that the lactating women have been allowed to get vaccine. I go through that both of that website CoWIN app as well as that Arogya Setu, but there was not any system for messages documentations which will be helpful to that patients or feeding mother, because what you know that each and every states have numbers of that feeding mother and they have more scarcity about that contamination chances. And have you
have you any updates like of that who recently going to give a birth, that mother conceiving that 7 to 8 months pregnancy, and they are going to be give the birth in short time of period? So what it would be advisable after delivery of birth? It is advisable to take that vaccines, or we have to be take out 1 month or 2 months after that delivery? After the delivery, once the mother has been discharged from the hospital and mother is back home now, then she can take the vaccine. Okay. Okay? पर किसी पेरेंट्स ने क्वेश्चन डाला है ग्रुप में मैसेज में, किस तरह का मास्क बच्चों के लिए देना है? तो N95 देना है, कॉटन वाला देना है, या सर्जिकल, या इस पे थोड़ा सा। दूसरा सर, प्रायः ये देखते हैं कि आजकल घर में सदस्य बहुत कम है, या फिर ये कहिए कि पेरेंट्स जैसे वर्किंग है, बाहर जा रहे हैं और अभी तक कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए हैं, तो ये ऐसा महामारी बीमारी है कि कब किसको कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इनिशियल डेज 1-2-3 दिन पता नहीं चलेगा। तो यूजुअली हम बच्चों को खिलाते हैं, छोटे बच्चों को जो घर में 6-7 महीने के बच्चे हैं, 8 महीने के, 1 साल के, या गोद लेते हैं, तो उनको लेना है नहीं लेना है, कैसे लेना है? जैसे जो रोज ऑफिस से आ रहा है या रोज मार्केट गया है, मार्केटिंग सब्जी लेने गया, बाहर का सब्जी लेकर गया, ऐसे लोगों पे थोड़ा सा, और मास्क किस तरीके का लेना है? और देखिए, बच्चों को आप सिंपल क्लॉथ मास्क पहना सकते हैं या फिर सर्जिकल मास्क पहना सकते हैं। N95 मास्क बच्चों के लिए अप्रोप्रिएटली फिट नहीं होंगे, क्योंकि वो बच्चों के लिए उस साइज में अवेलेबल नहीं है। जो भी N95 मास्क अवेलेबल है वो बच्चों के एडल्ट साइज के हिसाब से अवेलेबल है। और अगर हम बड़ा साइज का मास्क बच्चों को लगाते हैं जो कि इल फिटिंग है ना, जिसमें गैप्स हैं, तो उस मास्क की कोई इफेक्टिविटी नहीं रह जाएगी, इवन इफ इट इज N95। तो जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएटली फिटिंग मास्क है वो आप यूज कर सकते हैं। सर्जिकल मास्क जो होते हैं, जो 3 प्लाई मास्क होते हैं, उसका जो स्ट्रैप होता है जो आप कान पे लगाते हैं, उसको आप बीच में गठान करके उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं ताकि वो बच्चे के कान पे अप्रोप्रिएटली फिट हो जाए, तो दैट कैन बी यूज। या सिंपल क्लॉथ मास्क यूज कर सकते हैं। उसमें ध्यान ये रखना है कि सर्जिकल मास्क सिंगल यूज के बाद आपको डिस्पोज करना है, उसको रिपीटेड यूज नहीं करना है। और अगर आप क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको हर दिन वॉश करके फिर से यूज करना है, क्योंकि वो जितना गंदा और गीला रखेंगे आप, उतना ज़्यादा और इन्फेक्शंस कैचअप करने के उसमें चांसेस रहते हैं। एंड दूसरी चीज़, जो लोग बाहर से वर्क कर रहे हैं, घर पे आते हैं और आपको डर है कि आप एक्सपोज हो रहे हैं और आपसे बच्चे एक्सपोज हो जाएं, तब क्या करें? तो उसका आंसर ये है कि आप जब भी आपके वर्क प्लेस में रहते हैं, आप मास्क लगा के रखिए, और आप जब भी कोई सरफेस टच कर रहे हैं तो उसके बाद अपने चेहरे पे हाथ न लगाएं, ठीक है? आप जब भी आपके चेहरे को हाथ लगाना है या आपको कुछ खाना है तो आप हमेशा हैंड वॉश करके टच करिए। आपके मास्क के आउटर सरफेस को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि आपके मास्क का आउटर सरफेस जो है वो इन्फेक्टेड है। अगर आपको मास्क निकालना है, आप यहाँ से स्ट्रैप से पकड़िए और मास्क निकाल करके रख दीजिए। ये सब करना है तब जब आप घर से बाहर हैं। जब आप घर आ जाते हैं, घर में आपके पास अगर पॉसिबल हो तो एक ऐसी जगह बना लीजिए जहां आप बाहर के पहने हुए कपड़े वगैरह निकाल करके फिर डायरेक्टली शावर के लिए जा सकें। कपड़े और मास्क बाहर निकाल दीजिए, डायरेक्टली जा करके आप शावर ले लीजिए, नहा लीजिए, बस उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बच्चों को गोद ले सकते हैं, ये सब करने के बाद बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कोई उसमें मना ही नहीं, जब तक आपका ऑप्शन नहीं। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, यस सर, एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताइए। कि अगर हम लोग जैसे एक्सपोज होने की बात अभी है, हमने मास्क नहीं कर हुआ है, और इन केस अगर वो वायरस हमारे हाथों के थ्रू, हमारे नाक या हमारे गले पहुंचता है, तो उस केस में क्या करना होगा? क्या चीज काम हो सकता है? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? सर, जैसे हम एक्सपोज हो रहे हैं, बाहर वर्क कर रहे हैं, एंड उस केस में हमसे थोड़ी लापरवाही हो जाती है, हमारे नाक, हमारे हाथ थ्रू, हमारे तक या मुंह के अंदर पहुंच जाता है, तो उस केस में क्या एडिशनल प्रिकॉशन हम करें, तो ऐसा कुछ हो तो भी हम अपने आप को और बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं।
देखिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप ये पता कर पाएँ कि वायरस आपके नाक या गले में पहुंच गया है जब तक आपको लक्षण नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो जब तक आपको लक्षण नहीं है तब तक आपको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, वो करना है। अगर आपने किसी समय पे वो बिहेवियर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, मास्क आप प्रॉपर नहीं लगा पाए, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। पर अगर आपको लक्षण नहीं है तो उस समय घबराने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आप हल्का सा भी लक्षण नोटिस करें, खांसी, बुखार, सिर में दर्द या सर्दी, इस तरह का कोई भी, या गले में खराश, ऐसे कोई भी लक्षण नोटिस करें तो तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लें और टेस्ट कराएं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आइसोलेशन मेंटेन करें और ट्रीटमेंट लें, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप वापस फिर आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। यस, बट कोई सिम्टम नहीं है। आशीष मिश्रा जी, आपकी आवाज़ ऐसा हो सकता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया हो, आपने टेस्ट कराया हो, किसी ऐसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आने के बाद आपने टेस्ट कराया, आपको लक्षण नहीं थे पर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा मैंने पहले बताया कि शरीर में वायरस आ जाना इन्फेक्शन होता है, वायरस आने के बाद शरीर में लक्षण प्रोड्यूस होना डिसीज होती है ना। तो आपको डिसीज नहीं हुई लेकिन आपके शरीर में वायरस था, इसलिए आपने टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गया। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो भी आपको आइसोलेशन में रहना है। अगर आपको लक्षण नहीं है, लगातार 10 दिन आप आइसोलेशन में रहे, 10 दिन आपको कोई भी लक्षण नहीं है, तो आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं और फिर रिपीट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लक्षण है तो कम से कम 17 दिन का आइसोलेशन आपको मेंटेन करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन है, हेतल चौहान करके एक लड़की है सर, वो कुछ, हेतल चौहान आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। एक इंसान को कोरोना हुआ हो तो उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? बेटा, खाना क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये हमें, चाहे कोरोना हुआ हो चाहे कोरोना ना हुआ हो, ये हमेशा सेम रहता है। आपको हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड में क्या आता है? फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, मिल्क आता है, एग आता है, चावल दाल आता है, ठीक है ना, ये सब हेल्दी फूड है। और नॉन हेल्दी फूड क्या है? जो जंक फूड है, ठीक है, मैगी, चाउमीन, बिस्किट, मैदे से बनी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, जो हम डब्बे से खोल करके प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है ना, वो फूड नहीं खाने हैं। अगर आपके पास कोई खाना पुराना पड़ा हुआ है, जो बासी खाना है, वो नहीं खाना है, ठीक है। तो फ्रेश और हेल्दी फूड खाओ, चाहे आपको कोविड हो चाहे आपको कोविड ना हो। खाने के रूल्स जो है वो चेंज नहीं होते कोविड के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। हाँ बताइए, लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, जैसे हम मास्क का यूज कर रहे हैं तो हम इसको डेली जैसे यूज कर रहे हैं, मैं अपनी बेटी ऑफिस आती है तो रोज इसको वॉश करके हम उसी को यूज कर सकते हैं कि नया यूज करना चाहिए सर हमें? सब अगर आप क्लोथ का मास्क यूज कर रहे हैं, कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं, तो आप उसको वॉश करके यूज कर सकते हैं फिर से। अगर आप कोई सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको एक दिन ही यूज करिए, अगले दिन नया मास्क यूज करिए। और अगर आप N95 मास्क यूज कर रहे हैं तो N95 मास्क में आप 4 मास्क रख लीजिए और उनको लेबल कर दीजिए 1 2 3 4। पहले दिन नंबर 1 वाला मास्क पहनिए, घर आने के बाद उसको एक साफ पॉलिथीन में रखिए और एक दिन के लिए धूप में छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले दिन नंबर 2 वाला मास्क पहनिए, उसको भी सेकेंड डे के बाद प्लास्टिक में रख के धूप में रख दीजिए। ऐसे करके जब आपके 4 दिन हो जाए, 4 मास्क यूज हो जाए, तो 5वें दिन आप फिर से नंबर 1 वाला मास्क प्लास्टिक से निकालिए और उसको यूज करिए। तो ये साइकिल आप टोटल 4 बार रिपीट कर सकते हो। यानी आप जो आपके 4 N95 मास्क हैं उनको 3-3 दिन के गैप के बाद टोटल 16 दिन तक आप यूज कर सकते हो। समझ गए आप? आपने 4 मास्क का एक सेट बनाया, वो सेट आप 16 डेज तक यूज कर सकते हैं। आफ्टर 16 डेज नया N95 मास्क का सेट बनाइए और यूज करिए, पुराने वाले फेंक दीजिए। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। अब क्वेश्चन आंसर प्लीज 1 मिनट। क्वेश्चन आंसर, अब आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि समय 1 घंटे हो चुके हैं, डॉक्टर साहब का भी अपना कुछ शेड्यूल है, तो मैं चाहूँगा यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं
और मैं व्हाट्सएप के माध्यम से फिर आप सर को बता दूंगा और सर से फिर हम लोग आंसर लेके आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे हो चुके हैं और सर का ऑलरेडी शेड्यूल है। तो मैं आप सबसे मेरा ईमेल आईडी दे दीजिएगा। हाँ पवन जी, ईमेल पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, बिल्कुल। समय मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। मैं डॉक्टर प्रांकुर पांडे जी का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नया रायपुर में एड्रेस अभी मैं शेयर कर दूंगा सबके व्हाट्सएप पे। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप डॉक्टर साहब को डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या फिर मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। और ऑलरेडी हम लोग के पास 2 PDF है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। उसमें ICMR की कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसा सर प्रांकुर सर जानते भी हैं और प्रांकुर सर ने मुझे भेजा था, तो उस क्वेश्चन आंसर को पढ़ के भी आप लोग कुछ समझ सकते हो, सावधानियाँ बरत सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पेरेंट्स का, और मैं डॉक्टर प्रांकुर पांडे सर का भी धन्यवाद और बहुत आभारी हूँ सर का कि सर ने मतलब मेरे जस्ट सिर्फ एक कॉल पे अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। सर मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से और संस्था के माध्यम से भी आपको धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि आप लोग जो भी हमारे बीच में डॉक्टर हैं, भगवान के रूप में अभी हमारे बीच में अवेलेबल हैं। डॉक्टर के कारण ही बहुत सारी लाइफ जिंदगियाँ बच चुकी हैं और बच रही हैं, बचेंगी भी। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करते हैं। थैंक यू पवन जी, और सभी पेरेंट्स को धन्यवाद, बच्चों को भी धन्यवाद, और पवन जी आपको भी थैंक्स अलॉट। ओके, तो जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं अभी आपके व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो क्वेश्चन है सर वो भेज दूंगा। और ये जो टोटल वीडियो है हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो आप वहाँ से यदि दोबारा आपको सुनना है तो आप वहाँ से दोबारा सुन सकते हैं। और जो भी होगा वहाँ पे डॉक्टर साहब का एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल आईडी सब कुछ एड्रेस मिल जाएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। कोई क्वेश्चन आंसर होगा आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर, और धन्यवाद सभी पेरेंट्स का भी कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। और मैं आप सबसे अंत में आग्रह करना चाहूँगा कि जो सर ने SMS बोला, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, यानी SMS सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करना है, मास्क पहनना है और सैनिटाइजर का यूज करना है। और जो 4th चीज़ है, मैं बोलूँगा सभी पेरेंट्स, यदि आप 18 से 44 के बीच में आते हैं या 44 के ऊपर के हैं, तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से क्या होगा कि आप कोविड का जो संक्रमण है वो ट्रांसपोर्ट करके अपने घर में नहीं ला पाएंगे, जिससे बच्चों में संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। तो आप सब लोग वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन से डरिए नहीं। मास्क और SMS जो सर ने बताया उसका प्रयोग तो जरूरी करिए। धन्यवाद। अब हम लोग इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू भू सुरक्षा प्रांकुर सर। थैंक यू टू ऑल। मैं अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आप लोग को PDF और डॉक्टर प्रांकुर सर का एड्रेस और ID और मोबाइल नंबर।